इलेक्ट्रिक में तो ऐसी क्रांति हुई है योगी जी कि जब मैं बोलता था तो लोग हंसते थे। अब टाटा की इलेक्ट्रिक की कार साल भर नहीं मिलती। Presently, the turnover of the industry is 7.5 lakh crores. This is very important industry which is giving maximum GST to the central and state government. भारत ने इस साल जापान को ओवरटेक किया और बन गया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट। अब हमारा मिशन कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि वर्ल्ड की नंबर 1 ऑटोमोबाइल मार्केट बनना, जिसके लिए हमारे पास एक ऐसा रोड मैप है, उसको फॉलो करने के लिए हथियार हमारे पास डोमेस्टिकली अवेलेबल है। इसमें भारत वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इसमें भारत वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका क्या कनेक्शन है इस रोड मैप से? क्या यही रीजन है जिसकी वजह से निशान इंडिया, रेनॉल्ट और काफ़ी सारी कंपनीज भारत को एक्सपोर्टिंग हब में कन्वर्ट कर रही हैं? जानते हैं जिस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझने वाले हैं वो रोड मैप जिसके थ्रू भारत वर्ल्ड की नंबर 1 ऑटोमोबाइल मार्केट बनने वाला है। वो है ग्रीन एनर्जी। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है चाइना। चाइना ने इस साल जापान को ओवरटेक किया और बन गया वर्ल्ड का नंबर 1 ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टर। इसके पीछे की जो कहानी है वो हमारे लिए समझनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअल में चाइना ने 2007 से ही क्लीन फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल, जिसके थ्रू एवरेज फ्यूल कंजप्शन 10% से कम की जा सके, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इसीलिए चाइना ने प्रायोरिटी दी ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स को, जैसे कि CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड को। इसीलिए चाइना ने लोगों के अंदर इन व्हीकल्स को खरीदने के लिए फ्री लाइसेंसेस, सब्सिडीज और पॉलिसीज लाई, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन व्हीकल्स को खरीदें। इसीलिए जनवरी 2011 से मार्च 2016 तक 5 लाख यूनिट्स में से 92% व्हीकल इन 5 सालों के अंदर अंदर ही सेल हो जाते हैं, जिसी का रिजल्ट चाइना 2015 में बन जाता है वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक बस मार्केट। फिर 2022 में सोलर पावर इंस्टॉलेशन का टारगेट पूरा करके चाइना बन जाता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर। इसीलिए टेस्ला कंपनी भी अपनी कार की मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना को ही प्रेफर करती है। तो इस ओवरऑल सिनारियो से आप समझ चुके होंगे कि सिर्फ चाइना ही नहीं, बल्कि सिंगापुर, जापान, डेनमार्क सभी देश फॉसिल फ्यूल के व्हीकल्स को छोड़कर ग्रीन फ्यूल व्हीकल्स को प्रेफर कर रहे हैं। तो इसलिए भारत के पास काफ़ी बड़ा मौका है कि हम अपनी क्रूड ऑयल की 80% डिपेंडेंसी को छोड़कर कुछ ग्रीन फ्यूल ऑप्शंस को चूज करें, जिसी से हमारी वीडियो का 2nd पार्ट शुरू होता है। My dream is to make Indian automobile sector as the world leader. The all reputed brand in the world, all are present in India, and by using alternative fuel and electric and other technology. इस क्लिप को ध्यान से देखने के बाद 3 सवाल बनते हैं कि ये फ्लेक्सिबल फ्यूल इंजन क्या है ग्रीन हाइड्रोजन व्हीकल, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि कैसे भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नंबर 1 बनेगी। तो सबसे पहले हम फ्लेक्सिबल फ्यूल इंजन्स को समझते हैं। यहाँ पर फ्लेक्सिबल फ्यूल का मतलब ऑल्टरनेटिव फ्यूल, जैसे कि गैसोलीन, मिथेनॉल और इथेनॉल, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल फ्यूल इंजन्स का मतलब ऐसे इंटरनल कंबशन इंजन वाले व्हीकल्स बनाए जाएंगे जिनके एक ही टैंकर में पेट्रोल, इथेनॉल को मिक्स किया जाएगा, ताकि वो व्हीकल पेट्रोल पर भी चल सके, इथेनॉल पर भी चल सके। अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो उस पर भी व्हीकल काम कर सके, ताकि हम धीरे धीरे करके अपनी डिपेंडेंसी पेट्रोल एंड डीजल पर कम करके इथेनॉल पर दें। क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यहीं पर है, क्योंकि हमें इथेनॉल को बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको हम शुगर केन, कॉर्न, राइस और बैम्बू से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट का मिशन है कि 2025 तक हम E20 मिशन को पूरा करें, मतलब 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। इस सारे सिनारियो से किसानों को भी बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि ये कंसेप्ट तो काफ़ी ज़्यादा नया है, इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो मैं आपको बता दूं, ब्राज़ील ने लेट 70s में इथेनॉल व्हीकल्स को प्रमोट किया था, ताकि वो धीरे धीरे करके अपनी ऑयल पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम कर सके। और ये स्कीम काफ़ी हद तक काम भी है, क्योंकि इथेनॉल को ब्राज़ील शुगर केन से अपने देश में खुद प्रोड्यूस करता था। पर लेट 90s में जब ऑयल के प्राइजेस काफ़ी बुरी तरीके से क्रैश करते हैं, फिर से लोगों ने पेट्रोल की कार्स पर स्विच करना शुरू कर दिया। अब ये एक प्रॉब्लम बन गई। क्यों? क्योंकि ब्राज़ील सरकार का मकसद था कि हम पेट्रोल और डीजल पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करें। तो इसीलिए फिर नया कंसेप्ट लाया गया, जो कि है फ्लेक्सिबल फ्यूल इंजन्स, ताकि हम व्हीकल को पेट्रोल पर भी चला सके
और इथेनॉल पर भी चला सके। इसीलिए 2018 में ब्राज़ील में 38% जो व्हीकल्स सेल होते हैं वो फ्लेक्सिबल फ्यूल इंजन वाले व्हीकल्स ही होते हैं। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए कि अलग अलग वेरिएंट के व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं, जैसे E20, E25, E80 एंड सो ऑन। इनफैक्ट भारत में टोयोटा कंपनी ने एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है, इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्सिबल फ्यूल, ताकि हम उसको रिसर्च करके उसके ऊपर स्टडी करके ये देखें कि ये व्हीकल्स हमारे देश में किस तरीके से काम करेंगे। नंबर 2, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल कार्स। इनका सिस्टम भी बिल्कुल सिंपल है। एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल है जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस करेंगे। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी कार को चलाएगी और वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। जैसे नॉर्मल तरीके से हम पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप में जाते हैं, उसी तरीके से हम हाइड्रोजन फ्यूल को डलवाने के लिए हाइड्रोजन रिफ्यूल सर्विस स्टेशन में जाया करेंगे। अब इसमें सबसे पहले स्टेप लिया है केरला ने, जहां पर केरला ट्रांसपोर्ट बोर्ड ने 10 हाइड्रोजन फ्यूल बसेस को बाय किया। इनफैक्ट अभी रिसेंटली टोयोटा ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर टोयोटा का जो न्यू हाइड्रोजन फ्यूल का वेरिएंट है टोयोटा मिराई, उसके ऊपर रिसर्च की जा रही है कि ये व्हीकल ना भारत में किस तरीके से काम करेंगे। अब इसके कारण 2 मेन हैं, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल को ना ज़्यादा बेटर बताया जा रहा है इलेक्ट्रिक बैटरी से। नंबर 1, इलेक्ट्रिक बैटरी को बनाने के लिए हमें मेटल्स की ज़रूरत पड़ती है, वहीं पर हाइड्रोजन फ्यूल को हम रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कॉटन, व्हीट, राइस और बायोवेस्ट से बना सकते हैं। नंबर 2, हाइड्रोजन फ्यूल को रीफ्यूल करने का जो समय लगता है वो सिर्फ 5 या 10 मिनट्स तक लगता है, वहीं पर इलेक्ट्रिक बैटरी के लिए ज़्यादा समय लगता है। अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखोगे तो इस पे साफ साफ क्लियर है कि भारत ने पेट्रोल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अब इस मिशन को पूरा करने के लिए और डोमेस्टिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल की एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए सरकार ने नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका व्हीकल 15 ईयर से ज़्यादा पुराना है तो उसके कुछ टेस्ट होंगे। अगर आपका व्हीकल उस टेस्ट को पास कर जाता है तो आप उसको रोड पर चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपको उसके ऊपर काफ़ी सारे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। अगर आपका व्हीकल उस टेस्ट को पास नहीं कर पाता तो आपको उसको स्क्रैप करवाना पड़ेगा। इसके ऊपर ना मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको आई टिप पे मिल जाएगा। अब सरकार का मकसद है कि इस पॉलिसी के थ्रू वो हर साल 40,000 करोड़ एज अ GST रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। नंबर 2, जितने भी व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाएगा उन्हीं के रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल फर्दर नई कार्स को बनाने के लिए किया जाएगा, जिससे व्हीकल्स की कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं। इसीलिए टाटा मोटर्स ने नंबर 1 मतलब पहले ही रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपेज सेंटर को ओपन कर दिया है। पर इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, जिसी से हम अपने वीडियो का लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। नंबर 1, इथेनॉल भी 20 से लेकर 30% कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करता है, क्योंकि लास्ट ईयर ना यूएस ने बायोफ्यूल्स पर एक एनालिसिस किया जिसमें उन्होंने पाया कि कार्बन की इंटेंसिटी इथेनॉल में 24% ज़्यादा हो सकती है पेट्रोल से, क्योंकि हम लगातार लैंड में ना फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने ये भी रिपोर्ट किया कि लगातार एक जगह पर शुगर केन की फसल उगाने से लैंड की फर्टिलिटी पर असर पड़ रहा है। तो इसलिए हमें शुगर केन के साथ साथ थोड़ा सा फोकस मेज पर भी देना चाहिए, जिसपे कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 2, इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए हमें शुगर केन की ज़रूरत है, पर लगातार वेदर बदलने की वजह से, जैसे कभी मॉनसून, कभी ज़्यादा हीट वेव्स आ जाते हैं, उसकी वजह से शुगर केन की प्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में शुगर केन की प्रोडक्शन 30% से कम हुई है। नंबर 3, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट एंड सिक्योरिटी कंसर्न। जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल की बात करें, हाइड्रोजन फ्यूल को रीफ्यूल करने की जो कॉस्ट है वो 4 गुना ज़्यादा है किसी नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार को रिचार्ज करने की, और ऊपर से हाइड्रोजन फ्यूल सबसे ज़्यादा फ्लेमेबल है, वो जल्दी आग पकड़ लेता है। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।